In today's class, we are going to proceed with our NCERT important question series. देखो मैं आपको ये बताता हूँ ये सीरीज कैसे चलेगी। आपके टोटल कितने चैप्टर है? आपके 15 चैप्टर। 15 चैप्टर को हम 5 के सेट में डिवाइड करें। तो पहला जो 5 चैप्टर का सेट है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो मैंने आपको कल टास्क दिया था? चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 10, चैप्टर 14, चैप्टर 15। तो पहले हम इन 5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 चैप्टर, फिर नेक्स्ट 5 चैप्टर, इसी तरह से 3 फेसेस में आपका पूरी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको देख के समझ में भी आ गया कौन से चैप्टर का है। ये आपका 4 चैप्टर का आपका क्वालिटी क्वेश्चन का। और क्वेश्चन ये है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। जैसे का सर्टेन नंबर्स की बनी, तो आप इसको क्या ले लोगे? एक्स। ये बात क्लियर है? ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। अगर मैं इसको अब अनलॉक करता हूँ ये स्टेटमेंट को, किसमें क्या कहा जा रहा है आपको? भाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या कहा जा रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब तो हो गया 2x, और उसे 3 ज्यादा, तो ये हो गया +3। बताओ ये वाली स्टेटमेंट भी क्लियर होगी? ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या कहा गया आपको? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अब टोटल कॉस्ट आप ये कह रहे हो कि एक दिन में आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए? x। एक आर्टिकल की कॉस्ट ही है, तो टोटल कॉस्ट बहुत सिंपल है फिर निकालना। हमारे हिसाब से भी टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? x इंटू 2x + 3। यस और नो? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो कॉस्ट कितनी दी गई है? 90। दोनों को आप इक्वेट कर दोगे तो कॉस्ट x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये तो हो गया कंसेप्ट इसका। अब आपको करना कैसे था, आप ये समझो। प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इक्वल टू x। ये क्लियर? ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा? ₹2x + 3। क्वेश्चन में कहा गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहा गया? 90। और हमारे हिसाब से क्या होगा? जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इसी के इक्वल होना चाहिए। ये बात क्लियर? ठीक है। नाउ x इंटू 2x क्या हो जाएगा? 2x²। x इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3x + 90 को यहाँ शिफ्ट करोगे -90 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 92 जा 180, 180 का फैक्टराइज किया करोगे। जब आपने फैक्टराइज किया होगा तो ये आपका आया होगा 15x - 12x। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यही आ रहा है सबका। ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 2x + 15। फ्रॉम एयर देखो 12 है, 12 का मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 2, और ये हो गया 15 इंटू 6, तो मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ। तो -6 आप कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x, और माइनस का क्या हो जाएगा? ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा +15 इक्वल टू 0। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आपकी x की 2 वैल्यूज आई। एक आया होगा -15/2, जो तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। तो आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन में, वो क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जिसको आपने x लिया था। तो x तो आपका कितना आ गया? 6। फिर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट कितनी थी एक आर्टिकल की? 2x + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 15 रुपीज। क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी। कॉर्टिक फॉर्मूला से अलग आ रहा है? चलो दीदी कॉर्टिक से करके देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, संतुष्टि हो जानी चाहिए ना। दीदी का कल वैसे प्री बोर्ड एग्जाम है। अभी दीदी 90 से पीछे की बात, 80 से पीछे नहीं जा रही थी। चलो अच्छा, देखो यहाँ पर दीदी A को 2 दिया होगा, B आपका 3, C आपका -90, D की वैल्यू क्या? B² - 4AC। तो B² क्या हो जाएगा आपका? 3² - 4। A आपका हो गया 2 और ये हो गया -90। 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस क्या हो गया? +4 2 जा 8, और 9 8 जा 72, तो ये 720 आ रहा होगा आपका। दोनों को ऐड करके आया होगा 729। तो लगे हाथ तो इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। हाँ जी, 80 क्या हो गया? इधर देखो, इधर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, राइट साइड से पेड़ बनाया आपने?
27 होगा। 2 2 जा 4, इधर देखो 7 में से 4 गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 9, 2 का डबल कितना हो गया 4। अब देखो 9 दिखाई दे रहा है तो 3 होगा या 7 होगा। अगर मैं 7 करूँ 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 32, तो ये आपका 27 आएगा। तो आपने स्क्वायर रूट भी निकाल दिया, ये आ गया आपका 27। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो गया आपका, x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्लियर। तो माइनस बी की जगह क्या होता है आपका -3 प्लस माइनस 27 अपॉन 2a हो गया आपका 2 2 जा 4। ये क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, या तो -3 प्लस 27/4 आएगा। ये x की वैल्यू होनी चाहिए -3 -20। इसको करने की जरूरत ही नहीं है, पता नेगेटिव आएगी वैल्यू या फ्रैक्शन में आएगी। तो 27 - 3 कितना 24, 24/6 होगी दीदी तसल्ली। चले आगे चलो। और यदि पेपर के टाइम में बड़ी चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। चलो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस आपका कितना हो गया 6 और कॉस्ट कितनी आई है हमारी 50। अब ये आपका क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है आपका, ट्रायंगल का। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6.3 क्वेश्चन नंबर 40। तो मैंने तब भी कहा था जब करवाया था चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो साइड एपी एंड एसी, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। साइड एपी एंड एसी एंड मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ये हो गया आपका ए बी सी, और इसमें मीडियन क्या हो गया आपका ए डी। फिर आपने ट्राइंगल ये ले लो, ये हो गया आपका पी क्यू आर, और इसका मीडियन हो गया आपका एम, ये हो गया पी एम। ठीक है। अब आपको देखो क्या कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है साइड ए बी प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू समझ में आ रहा है। तो ए बी अपॉन पी क्यू। साइड ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर, तो ये हो गया ए सी अपॉन पी आर। मीडियन एडी प्रोपोर्शनल टू पी एम। ठीक है। मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनल टू मीडियम पी एम, तो ये हो गया आपका एडी अपॉन पी एम। ये आपको गिवन है। ठीक है। तो आपको शो करना है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी अब देखो जो आपका रेशियो बन रहा है वो कौन कौन सी साइड का बन रहा है। देखो अगर मैं रेशियो बनाऊं, एबी के साथ क्या आ रहा है पीक्यू, ठीक है। फिर एडी के साथ क्या आ रहा है आपका पीएम, और एसी के साथ क्या आ रहा है आपका पीआर। तो या तो आपका एसएसएस हो जाता तो बात बन जाती, या हम एसएस के साथ जाते, या दो एंगल के साथ जाते। अभी तो यहाँ पर कुछ भी सीधा लगता हुआ नहीं दिखाई। समझ आ रही है मेरी बात, इस क्वेश्चन में क्या इश्यू है। तो इस क्वेश्चन को अब आपने कैसे करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन का उसको समझो। गिवन क्या है आपको, आपने देखो ये आपकी फिगर, दिस इज द फिगर। आपको क्या करना है, आपने क्या किया इसको, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की, क्या किया आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, हमने क्या किया इसको एक्सटेंड कर दिया। ये क्या है आपका डायगोनल है, दिस इज द डायगोनल। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भैया एक्सटेंड एडी अप टू पॉइंट टी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया, एडी को आपने एक्सटेंड किया अप टू पॉइंट टी। और कितना एक्सटेंड किया है, जितना एडी है उतना ही डी है। तो अगर आप ये कह रहे हो एडी 3 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो डी भी कितना होगा 3। अगर आप कह रहे हो एडी आपका 4 है तो डी कितना होगा 4। ये बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन की, दोनों ट्रायंगल में क्या किया आपने, डायगोनल को एक्सटेंड कर, एडी को मैंने एक्सटेंड किया ई पॉइंट तक, और पीएम को मैंने एक्सटेंड किया एंड पॉइंट तक। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है। और एक्सटेंड किस तरह से किया है, सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई, सच दैट पीएम इज इक्वल टू एमएल। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, ज्वाइन बीई एंड सी, ज्वाइन क्यूएन एंड आर। ये समझ में आ गया क्या किया है। चलूं मैं आगे, ठीक है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अच्छा अब आगे देखो, ये सारा जो गिवन वाला पार्ट था मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्लियर है। ठीक है। अब आगे देखो, नाउ इन ट्राइंगल आपने कंस्ट्रक्शन की, क्या किया, एक्सटेंड एडी टू ई। आपने एडी को एक्सटेंड कर दिया किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, सच दैट एडी इज इक्वल टू डी, कि एडी किसके इक्वल है, डी के।
एंड एक्सटेंड पीएम टू एन, पीएम को आपने एक्सटेंड कर दिया एन पॉइंट तक, सच दैट पीएम इज इक्वल टू एम एन। यहां तक क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट ज्वाइन ई टू बी एंड सी एंड ज्वाइन एन टू क्यू एंड आर। ये सारी कहानी क्लियर है? पहले बताओ, चले आगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब प्रूव कैसे करोगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी। अब ध्यान से देखो, ए बी ई सी, मैं इसकी बात कर, ये है पूरा क्वाड्रिलेटरल भैया, फोर साइड क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल, राइट? कैन आई से दैट ए डी इज इक्वल टू डी? भैया अभी आपने कहा कि डायगोनल्स क्या है, मतलब कि बाय कंस्ट्रक्शन जितना एडी है उतना डी। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से एडी क्या है आपका मीडियन, और मीडियन बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। उस हिसाब से जो आपका बीडी है वो डीसी के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं देखो, एडी जो है वो किसके इक्वल है, डी के बाय कंस्ट्रक्शन, एंड जो बीडी है आपका वो किसके इक्वल है, डीसी के, ये आपको गिवन है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे बात समझना है कि डायगोनल जिसके बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वी कैन से दैट ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। बोलो भैया, गाने क्लियर? नाउ कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू सी? यस और नो? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंड कैन आई से दैट ए सी इज इक्वल टू बी? यस और नो? अच्छा, जो चीज यहाँ पर है वही सेम चीज यहाँ पर है कि भैया ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, तो ये मीडियन है, तो फिर ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, तो इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगे। तो ये भी क्या हुआ, पैरेललोग्राम। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कोई अपना मैजिक वर्ड निकालोगे, सिमिलरली पी क्यू एन आर इज ए पैरेललोग्राम। इट मीन जो हमारा पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, एन आर के, और पी आर जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, क्यू एन के। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। फर्स्ट फेज क्लियर हो गया इसका। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब आपने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए ई बी। देखो ये है ए, मैं रेड कलर से शो कर, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल पी एन। क्लियर हो गया कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? बोलो भाई, क्लियर है आता है? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम? ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ए डी अपॉन पी एन इक्वल टू। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था आपने ट्रायंगल कौन सा लिया, देखो ए ई बी, और आपने लिया पी एन क्यू। आपने इक्वल टू लिखा पीसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर। देखो ये आपका एसी, ये आपका क्या पी आर है। पहले से ये तो आपने ऐसे लिखोगे, वी नो दैट। इसको लिखने से पहले आपको कुछ ऐसा इस तरह से आप लिख देना, थोड़ी प्रेजेंटेशन आपकी बेटर लगेगी। वी नो दैट, क्या लिखोगे, वी नो दैट, भाई हमें पता है कि ये रेशियो हमारे इक्वल है। ठीक है, अगर मैं आप देखो ये जो आपका पार्ट है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अगर मैं एडी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका डबल हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, ए। मैं पीएम को ट्वाइस करता हूँ, पीएम का ट्वाइस करूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, पीएन। तो इस ट्राइंगल की 2 साइड बन गई। अब ऐसे ही देखो, ध्यान से देखना इस चीज। कैन आई से दैट कि मैं इस एसी को रिप्लेस कर सकता हूं बी से? बोलो भाई, मैं इस एसी को रिप्लेस कर सकता हूं बी से, अभी प्रूव किया पैरेललोग्राम। और मैं इस पीआर को रिप्लेस कर सकता हूं, इस पीआर को रिप्लेस कर सकता हूं क्यूएन से। तो ये बन क्या गया आपका, ये आपका इस तरह से बन गया। देखो बोलो, अब क्या ट्राइंगल की तीनों साइड जो आपने कंसीडर किए थे वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, मुझे ये बताओ। देखो, ये ट्राइंगल आपका था ग्रीन वाला जो मैं शो कर रहा हूं, और दूसरा ट्राइंगल ये ग्रीन वाला। अब चेक करो, आपके पास क्या बन गया, ए पी अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन पी क्यू है इसकी साइड, ए पी अपॉन पी क्यू। तो ये हो गया ए पी, ये पी क्यू है इसकी साइड। दूसरा क्या बन गया, ए ई अपॉन पी एन, ये बी सी की साइड है। और तीसरा क्या आ गया आपके पास, बीई अपॉन क्यू वन। अब अगर दो ट्राइंगल की 3 साइड प्रोपोर्शनल है तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपके, आपने ये प्रूव कर दिया कि दीज 2 ट्राइंगल आर सिमिलर।
हमने ये प्रूव कर दिया कि भैया ये जो दो ट्राइंगल हमारे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय एस एस एस। हाँ जी सर ऊपर तीनों प्रोपोर्शनल थी। ऊपर तीनों कैसे प्रोपोर्शनल थी बताओ? तो क्या मीडियन इसी ट्राइंगल का पार्ट है? जो ए बी सी ट्राइंगल है उसकी तीन साइड है, ए बी, ए सी और बी सी। फिर तो हलवा ही हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, फिर तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, फिर क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहे हो? ये क्लियर हो गया भाई? तो आपने कहा ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एग्री करते हो इस चीज से? मान लो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एक्स। अब देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दो ट्राइंगल है ए ई और सी, ध्यान से देखो, ए ई सी और पी एन आर, ये भी तो सेम यही चीज होगी, करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एन, यस और नो? सिमिलरली प्रूव कर, सेम क्राइटेरिया होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा, और मान लो ये किसके इक्वल हो गया, एंगल वाई के। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? अब देखो ध्यान से, ये क्लियर हो गया? अब देखो इधर भैया, ये पूरा एंगल फिर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और इसकी भी वैल्यू क्या बन रही है, एक्स प्लस वाई। अब आप उसी ट्राइंगल पर आओ जो आपको सिमिलर प्रूफ करना है। मैं बना रहा हूं यहाँ पे, कौन सा प्रूफ करना है, ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर। अब ध्यान से देखना इस चीज को। आपको ये क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए बी अपॉन पी क्यू, तो आपने लिखा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या गिवन है आपको, ए सी अपॉन पी आर गिवन है, तो आपने लिखा ए सी अपॉन पी आर। इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है ये आपने प्रूव कर दिया इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, दोनों सेम वैल्यू एक्स प्लस वाई। तो बाय एस ए एस, अब ये सिमिलर प्रूफ हो गया बाय एस ए एस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये किसका ठीक था ये बताओ? वेरी गुड, ठीक है, चले आगे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये किस चैप्टर से है? ये तो सर्कल दिख गया तो सर सर्कल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। जो मैं एनसीईआरटी की अभी लिस्ट कराऊंगा ये तो बिल्कुल छान देनी है आप। मैं खुद ही कोई एग्जांपल नहीं छोड़ूंगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। 10 ईयर पेपर से लेके जो जो मुझे देखना मैं सारा देख लूंगा, और जो मेरे एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है वो मैं सारा आपको यहाँ पे ले लूँ। सीरीज लंबी जा सकती है लेकिन क्वेश्चन सारे कवर होंगे, ठीक है। देखो, अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब आपको पता, बार बार बोल बोल के नहीं भूल जाऊंगा, ठीक है। तो भैया सारी साइडें जो सर्कल को टच कर रही है ट्राइंगल की, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। कहानी क्लियर? such that the segment BD and DC into which BC is divided by a point of contact are of length 8 centimeter and 6 centimeter। भैया ये 8 सेंटीमीटर ये 6 है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 8। ये 6 है तो ये कितना होगा, 6। ये नहीं पता, इसको भी x ले लो तो फिर ये भी x। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए बी, तो आपको x निकालना होगा। क्या निकालना होगा, x निकालना होगा। यहां तक क्लियर है कहानी? अब आगे देखो, अब इसके लिए आपने क्या किया, देखो हमें क्या करना है, सेंटर से आपने देखो आपको पता है ना, सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो आपने परपेंडिकुलर ले लिया, इस परपेंडिकुलर को आपने ले लिया ओ, सारी कंस्ट्रक्शन में डॉटेड बनेगी। इसी तरह से ये परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, इस साइड पर हो गया ओ है। अपार्ट फ्रॉम दैट और आपने क्या किया, ए ओ को ज्वाइन के, सारी डॉटेड बनेगी क्योंकि सारी की सारी कंस्ट्रक्शन है, देखो सारी डॉटेड है। और आपने ओ से सी को ज्वाइन कर दिया, ये भी क्लियर होगी कहानी। और ये आपका हो गया ओ बी। अब थोड़ा सा इसके कंसेप्ट पर आते हैं। क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पूरा जो ये ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है। एक है आपका ए ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, प्लस एक है आपका ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, प्लस एक है आपका सी ओ बी। कोई डाउट? एक तो ये तो इस क्वेश्चन का करने का हो गया फर्स्ट है। और सभी ट्राइंगल में देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ इस ट्राइंगल पे देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्राइंगल में देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो इससे आपका ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अच्छा दूसरा क्या, मैं इस ट्राइंगल का एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये पूरी साइड को ले लो ए, तो ए क्या हो गया आपका x+6। ये पूरी साइड होगी बी, तो बी क्या हो गया आपका 14। ये पूरी साइड होगी आपकी सी, सी क्या हो गया आपका x+8। एक एरिया यहाँ से आएगा इस ट्राइंगल का, एक पूरे ट्राइंगल का एरिया यहाँ से आएगा। दोनों को इक्वेट करके आपके पास वैल्यू आएगी x, और x को पुट करके फिर x+8 या x+6, जैसे भी आपको ए बी निकालना तो x+8, ए सी निकालना तो x+6। क्वेश्चन क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो करते हैं स्टार्ट। तो आपने क्या कहा, हमने ये कहा एज टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो सी किसके इक्वल, सी डी। तो भैया ये आपका सी है, ये आपका सी डी है, किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या कहा, इसी तरह से जो बी डी है वो बी एफ के इक्वल होगा। ये देखो, ये आपका बी डी है, ये आपका बी है, तो ये बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी एफ के। ये दोनों कितने होंगे, 8। ये भी क्लियर हो गया। फिर आपने कहा लेट ए इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स, रीजन सबका यही रहेगा, रीजन सबका यही रहेगा। एनी क्वेश्चन? ठीक है। देन हमें पता है कि जो रेडियस है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। ध्यान से देखना, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सेंटर से जो लाइन आ रही है वो रेडियस है, तो जितनी भी ये रेडियस है, ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये समझ में आ रही है बात? इसी तरह से ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और इसी तरह से ये जो रेडियस है आपका वो इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो आपका ओडी है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी के। तो ये रहा आपका ओडी और ये रहा आपका बीसी, क्लियर? ओई परपेंडिकुलर होगा एसी के, ये आपका ओई और ये आपका एसी। और ओ है परपेंडिकुलर, ये आपका ओई और ये आपका एसी। और इसी तरह से ओ है परपेंडिकुलर होगा आपका एबी। ये क्लियर हो गया? अच्छा, ओ एफ क्या है आपका, रेडियस। ओ ई बी क्या है, रेडियस। और ओ डी बी क्या है, रेडियस। तो रेडियस तो सारे इक्वल होंगे, और क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये सारे 4। ये क्लियर है? अब जो मैंने आपको कहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितने ट्राइंगल के इक्वल होगा, ओ ए सी। ये रहा आपका ओ ए सी, बन रहा है ट्राइंगल, प्लस ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये रेड कलर से शो कर, बन रहा है ट्राइंगल। और आपका ओ बी सी, ओ बी सी, बन रहा है ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल आ गया, हाफ। अब देखो ओ ए सी की बात करो, जब मैं ओ ए सी की बात कर रहा हूं, ये आपका ओ ए सी है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका ओ ए सी जो रेड कलर से शो कर, इसका पूरा बेस क्या है, x+6, और हाइट क्या है 4। तो हाफ इंटू x+6 इंटू 4, बेस इंटू हाइट, प्लस ओ ए बी। ओ ए बी की देखो, ओ ए बी, अब मैं ओ ए बी को हाईलाइट कर रहा हूं, ये रहा आपका ओ ए बी, ओ ए बी, इसका पूरा बेस क्या है, x+8, और हाइट तो सभी की 4 ही है। तो हाफ इंटू x+8 इंटू 4, प्लस ओबीसी, ओबीसी ये रहा आपका ओबीसी, ओबीसी। इस ट्राइंगल का बेस क्या है, 14। ये इकलौता ट्राइंगल है इसकी बेस की भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है और हाइट की भी पता है। तो हाफ इंटू 14 इंटू 4, ये कहानी क्लियर? चले आगे, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आगे देखो, अब देखो, तो पहले वाला स्टेप हो गया पूरा, कि तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल हो। दूसरा स्टेप क्या बताया था, कि हम पूरे ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। तो देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ए, तो ये वाली जो साइड है इसको हमने ले लिया ए, तो ए क्या हो गया, x+8। इस पूरी साइड को हमने क्या ले लिया, बी, तो बी क्या हो गया 14। और इस पूरी साइड को आपने क्या ले लिया, सी, दैट इज x+6। ये बात समझ में आ रही है? अब एस का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब इसको ऐड करो, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8, तो नंबर्स को ऐड करके तो आएगा 28। x+x कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट है तो बताओ भाई, तेरे यहाँ तक ठीक है? अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 14 प्लस एक्स। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, एस माइनस। अब एस आपका है 14 प्लस एक्स, ए आपका था 8 प्लस एक्स,
तो देखो 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6, और एक्स से एक्स कैंसिल, तो एस माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई 6। एस माइनस बी, बी आपका सीधा पूरा 14 है, तो 14 से 14 कैंसिल, तो एस माइनस बी कितना आ गया आपका एक्स। एस माइनस सी, एस माइनस सी, तो एस माइनस सी क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स माइनस सी, हमारा क्या है 6 प्लस एक्स है एक्स प्लस 6। अब यहाँ देखो -6 और प्लस माइनस माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, 14 माइनस 6 कितना हो गया ये, सारी वैल्यूज आ गई है आपके पास। अब आगे देखो, अब हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस विद इन ब्रैकेट अंडर रूट एस, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सारी वैल्यूज पुट करो। अंडर रूट एस, एस हमारा कितना है 14 प्लस एक्स, एस माइनस बी क्या है हमारा 6, एस माइनस बी हमारा क्या है एक्स, और एस माइनस सी हमारा क्या है 8। समझ में आ गया। पुट इन इक्वेशन 1। अब अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करता हूँ, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करता हूँ, तो ये आपका इक्वेशन 1 जो अभी आपने निकाली थी, उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल था ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इसके इक्वल आया था, यही था ना। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो आपने लिखा था, वहां आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया। कहानी क्लियर। और इक्वल टू में क्या, एरिया ऑफ सम ऑफ ऑल दिस ट्राइंगल, ये क्लियर, ठीक है। अब आपको पता लेफ्ट हैंड साइड में कोई रैशनल वैल्यू आ रही है बिकॉज रूट में है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ये किसके इक्वल आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 प्लस 2x, यही आया होगा आपका। इसको सॉल्व किया होगा 2 2 जा 4, तो 2 8 जा 16 प्लस 2 इंटू एक्स, तो ये 16 प्लस 2x आएगा। 2 2 जा 4, 14 2 जा 28, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो 14 प्लस 6 लिख सकता हूँ, 8 6 जा क्या हो जाएगा 48 है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले पूरा सिंप्लीफाई कर। 12 प्लस 16 प्लस 28 कितना 56, और 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x। क्या मैं यहाँ से 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4 के टेबल में 56 आता है 14 पर, और 4x आता है x, ये क्लियर हो गया। और ये हो गया 14 प्लस एक्स इंटू 48x, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x, यस और नो। और ये हो जाएगा 4 इंटू 14 प्लस एक्स, स्क्वेयर करोगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यस और नो। अब देखो 16 जो 48 से डिवाइड करके क्या आएगा 3, और इससे मैं इसको कैंसिल कर दूं, हो जाएगा। तो 3x इसके इक्वल आ जाएगा 14 प्लस एक्स के, 3x माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 14, rx 7, यही तो निकालना था। कहानी क्लियर। तो देखो स्क्वेयरिंग वो साइड किया आपने, ये इस तरह से आ गया, कैंसिल आउट करके जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 7, कितनी आएगी 7, ठीक है। तो जो आपको साइड निकालनी थी क्या निकालनी थी AC, और AC आपका किसके इक्वल है x प्लस 6, तो x की जगह 7 पुट करोगे AC आएगा 13। और अगर आपको AB फाइंड करना है तो AB की वैल्यू क्या थी x प्लस 8, ये आएगा आपका 15 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ये तो मुझे लगता है तुम सबने चिपका दिया होगा, क्या आंसर आया तुम्हारा 150 149.3, 149 तो सबका आ रहा, कहने का मतलब ये है। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चेक करते सही आ रहा है गलत है, ठीक है। चलो जी, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल, क्लास 10th ऑफ अ स्कूल was conducted and the following data was obtained, following data was obtained। अब यहाँ पर हाइट आपको दी हुई है लेस देन और मोर देन, अगर लेस देन में दिया हो मोर देन में दिया हो तो सबसे पहली चीज जो आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है फिर CL, इसका ध्यान किसने रखा है, चलो वेरी गुड। अगर ये चीज है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको मीडियन फाइंड करना है और लेस देन और मोर देन लिखा हुआ है तो पहली चीज तो ये कि ये जो भी वैल्यूज है आपकी वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या आपकी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा,
फ्रीक्वेंसी में। तो फ्रीक्वेंसी में ये सी एफ है, इससे मुझे एफ में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वैल्यू तो सेम ही रहती है। सी एफ से एफ लो लेस देन वाला केस है 11-4 ऐसे किया है, तो लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू को, और मोर देन वाले में ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो क्या आपका एफ ऐसे ही आया? पहले तो ये टैली करो। फर्स्ट वैल्यू आपकी 4 ही आई होगी, फिर 11-4 किया होगा आपने, 7 आया होगा। 29-11 आपका 18, 40-29 11, 46-46 51-46 5। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, क्लास इंटरवल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल में जो आपको डिफरेंस है वो कितने कितने का दिखाई दे रहा है? 5-5 का। तो फर्स्ट वाले को मैं बोलूं 135 to 140, तो ये क्या होगा 140 to 145। ये क्या होगा 145 to 150। ये क्या होना चाहिए 150 to 155। ये होना चाहिए 155 to 160, और ये होना चाहिए 160 to 165। अब क्वेश्चन आपका नॉर्मली जैसा होता है उस फॉर्म में ये बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं n/2। तो आपने जब n/2 निकाला होगा, n/2 होता है जो इसका सम टोटल, दैट इज 51। जब मैंने n/2 निकाला होगा तो आपका ये आएगा 25.5। अब 25.5 से बड़ी हाइट अगर किसी की है तो वो इसमें से किस गेट में सबसे पहले घुसेगा? 25.5 है तो 29 वाले गेट में सबसे पहले घुसोगे। यही बताया था ना आपको, यानी कि आपकी हाइट ये है। अब आपने ऊपर से घुसना शुरू किया कंफर्टेबली, वो 4 वाले पे तो नहीं जा सकते आप कंफर्टेबली, ना आप 11 वाले पे जा सकते हो कंफर्टेबली। सबसे पहले आप किस गेट से घुस सकते हो? जिसमें जो इससे नेक्स्ट बड़ी हाइट है वो है 29। तो अगर ये 29 है तो आपकी मिडिल क्लास क्या होगी फिर? 145 to 150। ये कहानी क्लियर? इसका मतलब जो फॉर्मूले में आपका एल होता है ये आपका कितना हो गया 145। फ्रीक्वेंसी कितनी लोगे आप? 18। और सी एफ होता है प्रीसीडिंग, तो सी एफ आपने लिया होगा फॉर्मूले का, वो आपका होगा 11। ये कहानी क्लियर सारी? और जो आपका हाइट होगा 150 - 140, तो एच कितना हो गया आपका? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो लोअर लिमिट क्या होगी हमारी 145, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी 11, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई 18, और क्लास साइज कितना हो गया 5। मीडियन का फॉर्मूला क्या? L + n/2 - CF × h। ये कहानी क्लियर? L की जगह क्या आ जाएगा 145, n/2 डायरेक्टली पुट कर दो 25.5। n/2 की जगह जब आप डायरेक्टली पुट करोगे, n/2 की जगह आप डायरेक्टली पुट कर दो 25.5, आपने अभी निकाला हुआ है, माइनस CF की जगह आ गया 11/18 × 5। अब सॉल्व करने का मैंने आपको वे बताया था कि भैया पहले जो है इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना। तो 25.5 - 11.0, तो ये हो गया 5, 5 - 1 4, 2 - 1 3, 14.5 हो गया। अपॉन में क्या हो गया 18, इंटू में क्या हो गया 5। 14.5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 72.5। कितना आएगा 72. आइडियली अब आपको क्या करना है 72.5 से 18 को डिवाइड कर, जो वैल्यू आएगी वो आपने इसमें ऐड कर। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? जैसे 72.5 को किससे डिवाइड करना है 18 से, 18 4 जा क्या होता है 72 होता है आपका। डेसिमल एज इट इज चला जाएगा, 5 को कैरी डाउन करोगे ये होगा नहीं होगा, फिर यहाँ क्या आएगा 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब किस पर जाएगा ये 3, तो 4.03 ले लो। अब 145 + 4.03, तो ये आ जाएगा 149.03। किस किस का ठीक आ रहा है? 0.3 नहीं आ रहा 0.03, तो दीदी क्या रही थी। अब क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन क्या है आपका? A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in the figure 15.2। ये क्लियर हो गया? ठीक है, What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? तो सबसे पहले तो आप ये समझो, कहने से दैट ये मेरा फेवरेबल एरिया है, कि आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस पर गिरे, और ये आपका टोटल है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जब आप निकालते हो तो वो क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। समझ आ गया? अब इधर देखो, ये टोटल कितना है आपका 9, और ये आपका कितना 6, तो फिर ये कितना हुआ 3, इसमें कोई दिक्कत। ये टोटल कितना आपका 4.5, जिसमें से ये कितना आपका 2, तो ये कितना हो गया 2.5।
तो अगर मैं आपसे पूछूं फेवरेबल एरिया, तो फेवरेबल एरिया आपका हो गया 3 इंटू 2.5, और अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो अपॉन में हो जाएगा 9 इंटू 6। बस ये सॉल्व करना, यू विल हैव योर आंसर। 9 इंटू, अच्छा 4.5, 9 इंटू 4. क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो आपका आंसर आया होगा इसका, देखो इस तरह प्रेजेंटेशन ही होगा। हेलीकॉप्टर इज इक्वली लाइकली टू क्रैश एनीवेयर इन द रीजन, एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, अभी आपने कहा 9 इंटू 4.5, ये आपका आएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। और जो फेवरेबल है वो लेक है, तो एरिया ऑफ लेक क्या हो गया 2.5 इंटू 3, दैट इज 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी दैट हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक वो क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 5/27। ये किस किस का ठीक है? और क्या